प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा जी शुरू के समय मेधावी छात्र रहे और अब सही आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र दुबे, मंजू द्विवेदी जी, कार्यक्रम के संचालन का दायित्व संभाल रही डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी, इस विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के आचार्य बंधु और भगिनी तथा प्रिय छात्र, एक बार पुनः इस विश्वविद्यालय में आने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय का, इस कार्यक्रम के आयोजकों का हृदय से आभारी हूँ। मुझे बताया गया है, अभी मेरे सामने यह बात आई नहीं है, अच्छा होता कि ये विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनको पहले पुरस्कृत कर दिया, मैं भी नाम जान लेता कि ये कौन से विद्यार्थी हैं। तो मुझे बताने पर ज़्यादा प्रसन्नता होगी, और जो मुझे सूचना मिली है कि इस हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो निबंध प्रतियोगिता हुई होगी, कविता प्रतियोगिता हुई होगी, व्याख्यान प्रतियोगिता हुई होगी। इन प्रतियोगिताओं में काव्य लेखन प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता है, हिंदी पोस्टर प्रतियोगिता है, भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता है, लोकगीत प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है और काव्य वाचन प्रतियोगिता है। इन सब में इन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया है, भले वो पुरस्कृत हुए हो या न हो, मैं सबका एक साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ। ये जो प्रतियोगिता की भावना है अपने भीतर वो बनाए रखें, उसको परिमार्जित करते रहें, ताकि विश्वविद्यालय जीवन के बाद जब वो बाहरी दुनिया में प्रवेश करेंगे तो उनके व्यक्तित्व में एक तत्व और जुड़ेगा और उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। एक तरह की सामाजिकता, ये सारे कार्यक्रम इसलिए नहीं केवल होते हैं कि हमें अपनी गुणवत्ता प्रदर्शित करनी है, ये कार्यक्रम इसलिए भी होते हैं कि हमारे भीतर एक सामाजिकता का भाव आवे, एक दूसरे के साथ मेल जोल का भाव बढ़े, इसलिए भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसलिए मैं इन लोगों ने पुरस्कार जीते उनको विशेष रूप से, पर जिन्होंने नहीं जीते, जिन्होंने भाग लिया है, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हम हर वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं, बहुत सारे सरकारी विभागों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इनमें बहुत से कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे भी अवसर मिला है। जब मैं अध्यापक था तब भी, और जब मैं हिंदी संस्थान में गया तब ये हिंदी दिवस मनाने का आरंभ संभवतः 1953 से हुआ। हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, बहुत सारी जयंतियां भी मनाते हैं। उसी प्रकार हिंदी दिवस का कार्यक्रम भी मनाते हैं। जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है
कि हमको स्थित आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, एक राजनीतिक पराधीनता से हम मुक्त हुए, वह तो महत्वपूर्ण है ही। उसके पीछे आज़ादी का जो संघर्ष है, उसमें जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपना बलिदान किया है, उनके बलिदानी व्यक्तित्व को भी याद करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनसे कुछ प्रेरणा हम ग्रहण करें। जिस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी अपनी सकारात्मक भूमिका दे सके, उसका निर्वाह कर सके। एक कारण ये कभी कभार एक केवल रस्म अदायगी की तरह भी कार्यक्रम होते हैं, पर जिस प्रकार से भारत विश्वविद्यालय ने ये 15 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया और बड़ी संलग्नता से कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए हम भारत विश्वविद्यालय, विशेषतः हिंदी विभाग के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनका ये उत्साह निरंतर बना रहेगा। चौदह सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, तो इसलिए 14 सितंबर की तिथि चुनी गई है। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस के अवसर पर यह बात कही गई होगी कि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा मतलब प्रशासनिक कार्य की भाषा आगे से हिंदी में हुई। स्वतंत्रता मिलने तक राजकाज की भाषा, शासन की भाषा अंग्रेजी थी। उसके पहले मध्यकाल में फारसी थी। हिंदी कभी राजकाज की भाषा नहीं रही है। हिंदी ने जो अपना विकास किया है वो बिना सरकारी सहयोग के। आप उसका पूरा हिंदी की जो संघर्ष यात्रा है 1000 ईस्वी से भी अगर आप देखते हैं तो माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में हिंदी ने अपना आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया। आज हम कह सकते हैं कि हिंदी का जो इतिहास है, जिस हिंदी के रूप में आप जानते हैं, उसका इतिहास 1500 वर्ष, 8वीं शताब्दी से लेकर के आज तक तो हम याद करें। तो 14 सितंबर, उसके पहले भाषा के संघर्ष में एक बात और थोड़ी जाननी चाहिए कि उस समय हिंदुस्तानी और हिंदी का विवाद चल रहा था। उसके पीछे भी मुझे बाद में जाऊंगा, पर हिंदुस्तानी कांग्रेस की कमेटी में इस बात को लेकर के बहस थी कि हिंदुस्तानी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। उस समय राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राष्ट्रभाषा बनी नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की अधिकृत भाषा। जब हम बाहर के देशों में जाते हैं तो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रांस की अधिकृत भाषा है फ्रेंच, ग्रेट ब्रिटेन की अधिकृत भाषा है अंग्रेजी, जापान की भाषा है जापानी, और हमारे देश की अधिकृत भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राजभाषा ने सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा उसको मिला, राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको मिला। यह बात में कम से कम हिंदी के विद्यार्थियों के मस्तिष्क में यह बात साफ हो गई। लोग आमतौर पर राष्ट्रभाषा शब्द का उपयोग कर देते हैं, तो भावनात्मक दृष्टि से तो ठीक है, पर तकनीकी दृष्टि से वो ठीक नहीं। तो कांग्रेस में इस बात को लेकर के स्वतंत्रता के दौरान हिंदी उर्दू विवाद भी हुआ था, निहित न्यस्त स्वार्थ के कारण। पर बीच का रास्ता गांधी जी ने निकाला कि न उर्दू और न हिंदी, बल्कि हिंदुस्तानी इस देश की राजभाषा। गांधी जी के बहुत सारे अनुयायी थे
जो हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाना चाहते थे। इसमें काका कालेलकर थे, सुमन नारायण थे और बहुत से लोग। प्रेमचंद मृत्यु पहले हो चुकी थी, पर भाषा विवाद चला था। प्रेमचंद ने भी यह बात कही थी, इस देश की राष्ट्रभाषा, उस समय राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग होता था, राजभाषा को स्वतंत्रता के बाद जब संविधान में उसका प्रावधान किया गया, तब इस शब्द का, इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया। प्रेमचंद ने भी कहा था कि इस देश की राष्ट्रभाषा न उर्दू होगी, न हिंदी होगी, हिंदुस्तानी होगी, जो बोली तो सब जगह जाती है पर लिखी नहीं जाती। अब यह विचित्र तर्क था कि जो लिखी नहीं जाती हो वो भाषा कैसे हो सकती है। बहरहाल गांधी जी भी कुछ कारणों से व्यवस्थाओं के नाते हिंदुस्तानी का नाम, पहले जब गांधी जी ने भाषा का सवाल मुद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, जिसको हिंदू नागरिक में लिखते हैं और जिसे मुसलमान अरबी फारसी लिखते हैं। अभी भाषा के साथ एक द्वैत का प्रवेश था। लिपि तो भाषा की एक ही होनी चाहिए। गांधी जी की बात भी, कांग्रेस की जो समिति बनी उसमें स्वीकार भी सुखदास टंडन, मालवीय जी उसके पहले, और संविधान में सभा में जो बहस हुई है पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास आदि लोगों के हिंदुस्तानी को जो बहस हुई उसमें 63 मत मिले हिंदी के पक्ष में पड़े और 32 मत पड़े हिंदुस्तानी के पक्ष में। जब कांग्रेस में बहुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया, तो फिर संविधान सभा ने इसको सर्वसम्मत से, ये इसकी कहानी है। आप लोग जानते भी होंगे, और जो विद्यार्थी नहीं परिचित होंगे मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात बताऊंगा। एक और प्रावधान कर दिया गया जो बड़ा खतरनाक हुआ, जो आज तक बना हुआ है। मेरा मानना है कि वह दुरभिसंधि के तहत किया गया और जिसने आज तक हमारा पीछा कि हिंदी अभी सशक्त नहीं हुई है। हिंदी को 15 वर्षों का समय दिया जाना चाहिए मजबूत होने के लिए, इसको ज्ञान की भाषा बनने के लिए। साहित्य की भाषा तो बन चुकी थी, ज्ञान की भाषा बनने की प्रक्रिया में, ज्ञान की भाषा मतलब हम फिजिक्स पढ़े हिंदी में, रसायन शास्त्र पढ़े हिंदी में, विधि शास्त्र पढ़े हिंदी में, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन सब हिंदी में पढ़े। तो हिंदी ज्ञान की भाषा अभी पूरी तौर पर बनी नहीं है। उस बीच अंग्रेजी काम करती रही। अब एक बड़ा खतरनाक प्रावधान था ये, जिसने आज तक पीछा नहीं छोड़ा। बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, राजभाषा अधिनियम बना, अंत में 1976 में अधिनियम बना और उसमें कहा गया कि जब तक 2 प्रदेश भी इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि हिंदी पूरी तौर पर स्वीकार कर ली जाए, तब तक स्वीकार नहीं। इसलिए आज देखिए, आज भी आप उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी, उच्च न्यायालय की भाषा भी अंग्रेजी है। इक्का दुक्का हिंदी प्रदेश में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश अपना फैसला हिंदी में लिखते हैं और उनकी सारी बहसें अंग्रेजी में होती है। सुप्रीम कोर्ट में तो विशेष तौर पर आज भी लोक सेवा आयोग की भाषा पूर्णतया हिंदी या भारतीय भाषा नहीं है। एक कहानी है इसकी, राहुल जी ने इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, पर उस इतिहास में जाने का मौका नहीं है, जो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए 1-2-3 दिनों का सेशन चलेगी, कौन सी घटनाएं घटी, क्या बात हुई, पर फिर भी सरकारी सहयोग के बिना हिंदी ने प्रगति की, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और आज
हिंदी काफी आगे बढ़ चुकी है। आज हम ये देखते हैं, आज भी इसलिए जो अंग्रेजी जो रह गई भाषा, उसके कारण जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी संशोधन होते हैं, संविधान में हुए हैं, उसका जो अधिकृत पाठ है वो अंग्रेजी में। एक फर्क समझ लीजिए, उसका बाद में हिंदी में अनुवाद होता है। उसका ये लिख दिया गया है कि उसका प्राकृत पाठ अंग्रेजी का ही माना जाएगा। इसके पहला जो संविधान बना वो भी अंग्रेजी में बना, बाद में अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हुए, पर बना अंग्रेजी में। उसी को अधिकृत पाठ माना जाएगा, क्योंकि शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं संदर्भों से। और फिर भी हिंदी ने बहुत प्रगति की है। आज वो विश्व भाषा का रूप ले चुकी है। दुनिया में लगभग 60,000 भाषाएं हैं, बोली जाती है, लिखी जाती है। उनमें से 90% भाषाओं के सामने अस्तित्व का संकट है, और उन संकटों के बीच भी हिंदी अपनी यात्रा कर रही है, दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। 132 देशों में आज हिंदी का प्रयोग हो रहा है। विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। फिर यहाँ से जो प्रवासी भारतीय गए हैं, एक आमतौर पर बहुत पुराना आंकड़ा है, पर नया आंकड़ा मुझको मिला नहीं, इसलिए मैं आपको बताने में समर्थ हूँ। जो प्रवासी भारतीय हैं, 2 करोड़ से ऊपर की संख्या है जो विदेशों में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इंग्लैंड में हिंदी की बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, हिंदी में पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, हिंदी में वहां पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं हिंदी संस्थान में तो था, मुझे अनुभव होगा, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का काम हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद, गयाना में तो हो ही रहा है। मॉरिशस में तो विश्व हिंदी का सचिवालय बना है। विश्व हिंदी सम्मेलन में 2018 में मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिला था। वहां की अधिकृत भाषा अंग्रेजी है, व्यापार की भाषा फ्रेंच है, पर जनता की भाषा हिंदी है, भोजपुरी मिश्रित है। वहां मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। हम लोग घूमते घूमते मॉरिशस के द्वीप के किनारे पहुंचे, तो कुछ महिलाएं लोकगीत का गायन कर रही थी, स्थानीय महिलाएं। हम लोगों के साथ भी कुछ महिलाएं गई थी यहाँ से, तो वो जब उनके साथ गई वहां, तो देखा कि वो भोजपुरी का गीत गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो हिंदी का प्रसार इस रूप में काफी है पूरी दुनिया में। हिंदी आज साहित्य की भाषा तो है ही है, ज्ञान की भाषा। आज हम हिंदी भाषा में तकनीकी विषय की भी पढ़ाई करने लगे। मध्य प्रदेश में एक हिंदी विश्वविद्यालय ही है जिसमें चिकित्सा की भी पढ़ाई हिंदी में होती है, और अभियंत्रण की यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होती है। हिंदी एक समय पुराने जमाने में हम लोग जब छोटे थे तो विज्ञापन सारे अंग्रेजी में देखते थे। आज हिंदी में भी विज्ञापनों की भरमार है, क्योंकि हिंदी व्यापार को बाजार चाहिए, और जहां बाजार है तो जहां जो भाषा होगी बाजार को वहां उतरना पड़ेगा। तो आज बाजार की भाषा भी हिंदी। जो सामाजिक माध्यम है, जिनको आप सोशल मीडिया कहते हैं अंग्रेजी में, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सबों में हिंदी हल्के से खूब चलती है, सब लोग प्रयोग करते हैं हिंदी। इस रूप में हिंदी का विकास हुआ। हिंदी रोजगार की भाषा भी बनी है। भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों में हिंदी बोली और समझी जाती है। दुराग्रह पूर्ण ढंग से तमिलनाडु को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रदेशों में हिंदी समान होती है। हरीश जी जहां से जिस अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, मुझे
3 बार अरुणाचल प्रदेश जाने का मौका मिला है। वहाँ मैं गया। अरुणाचल प्रदेश में हरीश जी बेहतर बताएंगे, जो मुझे वहाँ लोगों ने बताया 30 से अधिक जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में हैं और एक जनजाति दूसरे जनजाति की भाषा नहीं जानती। उनके बीच संवाद की भाषा हिंदी है। तो अरुणाचल सुदूर पूर्व भारत में अभी हिंदी वहां पहुंची, पश्चिमोत्तर प्रांत में भी। जो केंद्रीय सेवा में कार्य करने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है कि जब वो हिंदी भाषा में काम करने जाते हैं तो अब केंद्रीय सेवा में तो उड़िया भी होंगे, तमिल के लोग भी होंगे, तेलुगु के लोग होंगे, मराठी भी होंगे, गुजराती भी होंगे, हिंदी भाषी लोग भी होंगे। सब आपस में हिंदी में बात है, उनके संवाद की भाषा हिंदी। यह स्थिति देख करके बड़ी प्रसन्नता भी हुई। पर यहां आज जो हिंदी यहां पहुंची है उसका बड़ा संघर्षपूर्ण इतिहास रहा। जैसा कि हमने बताया आपको कि 8वीं शताब्दी में हिंदी ने धीरे धीरे अपना आकार ग्रहण करना शुरू किया। एक रांची में थे प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जी, बड़े विद्वान थे। फादर कामिल गुरके की सारी लाइब्रेरी उन्होंने चार्ट डाली। वो एक बार हिंदी विभाग और विश्वविद्यालय में आए तो हिंदी पर एक अच्छा व्याख्यान उनका हुआ था। उसकी एक पंक्ति मुझको याद है। उन्होंने कहा था कि जो घुमंतु जातियां होती है ना, रोमन जिप्सी जिनको कहते हैं, उनके संवाद की भाषा कौन थी? एक वाक्य उन्होंने उद्धृत किया था, वाक्य मुझे याद है, मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब एक कोई आया व्यक्ति पूछने, तो घर के अंदर की जो महिला है वो पूछती है कौन आया द्वार। अब आप देखिए हिंदी जो है ये 8वीं शताब्दी की भाषा है। कौन आया द्वार। राजस्थान में कौन को कौन आज भी कहा जाता है, मारवाड़ी जिसको बोली बोलते हैं। कौन आया वो भैया, भैया मैंने भैया, ये मारवाड़ी भाषा में चलता है। कौन है कौन आया, कौन आयो द्वार। अब देखिए ये बिल्कुल द्वार शब्द संस्कृत से लिया गया है, पर वो हिंदी में आज द्वार उसी रूप में प्रचलित है। हिंदी के विद्यार्थी बहुत एक हेमचंद्र शब्दानुशासन में एक पंक्ति उद्धृत की जाती है, उसको बड़े बहुत सामान्य रूप से प्रचलित हिंदी विद्यार्थियों के बीच है। भल्ला हुआ जुआरिया बहन बहारा कंत लज्जे जंतु बैसी हूँ जो भल्ला भरा। अब आप देखिए भल्ला हुआ जुआरिया, भल्ला क्या है? भल्ला माने भला। एक हमारे यहाँ भाषा विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे द्वित्व का विधान। आप आज मेरठ में चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, तो वहाँ आपको गाड़ी, जैसे हम लोग गाड़ी बोलते हैं ना, तो वहाँ गाड़ी नहीं बोलते, वहाँ बोलते हैं गाड़ी। वहाँ हम लोग तो रोटी खाते हैं ना, हरियाणा के लोग रोटी खाते हैं, रोटी सब्जी बोलते हैं मिला करके। मेरठ आदि के लोग हम कहते हैं जाना है, वो कहते हैं जाना है। इसलिए एक समय खड़ी बोली के लिए कहा गया था कि जिसमें खड़खड़ाहट है वो खड़ी बोली। एक रूखापन था। सुनीता रंजन छायावादी कवियों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही खड़ी बोली को मृदुल बना दिया। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतर बोल रही सिखा दो ना हे मधुर कुमार ये भी सुने मिलेगा। बिल्कुल रगड़ के मसृण चिक्कन कोमल भाषा रूपांतरित करते। तो यह देखिए जो मैं कह रहा था कि यहाँ से भाषा का विकास हुआ। मध्यकाल में अवधी और ब्रजी पर ज्यादा बल था। जो जब हम हिंदी भाषा कहते हैं तो हिंदी भाषा का मतलब
मेरठ और देहरादून के मैदानी भाग, रामपुर मुरादाबाद के पास बोली जाने वाली खड़ी बोली का विकसित रूप नहीं है। हम हिंदी भाषा समुदाय की बात करते हैं, जिसमें ब्रजी भी आती है, जिसमें मैथिली भी आती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मैथिली आज 8वीं अनुसूची में अलग से शामिल कर ली गई है। भोजपुरी भी शामिल होने के लिए बेताब है, अवधी भी, ब्रजभाषा भी, अंगिका भी, क्योंकि मैथिली शामिल हो गई है तो अंगिका जो भागलपुर की बोली है, अंगिका वाले कहते हैं, कल मेरे मित्र डॉक्टर भगवान सिंह जो भागलपुर में हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो अंगिका में है, MA में अंगिका की पढ़ाई हुई है और अंगिका को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोग किताब है, बहरहाल ये अलग विषय है। पर उन सबका जो समुच्चय है, जिसमें भाषा विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, जिसमें बोलियाँ हैं, भाषाएँ हैं, विभाषाएँ, इन सबको मिला करके हम हिंदी भाषा समुदाय कहते उस रूप में। तो मध्यकाल में जनता की भाषा खड़ी बोली न होकर के अवधी ब्रजी थी। 18वीं शताब्दी में, आज जिसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, हिंदी साहित्य विद्यार्थी, पूरी तौर पर ब्रजभाषा थी। पूर्व मध्यकाल की भाषा अवधी थी, क्योंकि मध्यकाल की राजकाज की भाषा फारसी बनाई गई। अकबर के समय में विशेष रूप से फारसी को राजभाषा बनाया गया, टोडरमल के प्रयास से। मुगलक कहानी। अंग्रेजों के आने के बाद मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई, एक बार की अंग्रेजी तो राजभाषा, सरकारी काज की भाषा, शिक्षा की भाषा अंग्रेजी बना दी। मध्यकाल में फारसी यद्यपि राजकाज की भाषा थी, पर ज्ञान की भाषा उस समय संस्कृत थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी तक संस्कृत ज्ञान की भाषा पूरे देश में। कश्मीर में भी जो ग्रंथ लिखे जाते थे, काव्यशास्त्र के, अलंकार शास्त्र के, संगीत के, सबके संस्कृत में। भास्कराचार्य ने जो लिखा, आर्यभट्ट ने लिखा वो संस्कृत में, पाणिनि ने लिखा वो संस्कृत में, वहां से लेकर पूरे पतंजलि ने लिखा, अभिनवगुप्त ने लिखा, वो सब संस्कृत में। यानी तमिलनाडु की भाषा भी संस्कृत, उड़ीसा की भाषा भी संस्कृत, ज्ञान की भाषा, कश्मीर की भाषा भी, पूरे भारतवर्ष की भाषा संस्कृत थी, जहाँ तक ज्ञान के विषय का संबंध है। पर उस समय सबसे बड़ा आघात पहुंचा तब जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीयों को तब तक गुलाम नहीं बना पाएंगे जब तक हम उनको उनकी संस्कृति से नहीं काटेंगे, और संस्कृत से काटने का सबसे बड़ा औजार है भाषा से काटने। तो उन्होंने भाषा से हमको काट दिया। एक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य हुए हैं, बड़े दार्शनिक, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्वराज इन आइडियाज। स्वराज इन आइडियाज में उन्होंने लिखा है, जो 1928 का उनका व्याख्यान है, भुवनी कॉलेज के प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गुलामी जो होती है वो होती है सांस्कृतिक गुलामी। और सांस्कृतिक गुलामी आरंभ तब होती है जब हम गुलामी को बुराई के रूप में स्वीकार करना छोड़ देते हैं, और गुलामी गहरी तब होती है जब हम गुलामी को वरदान मानते हैं। और सबसे बड़ी गुलामी होती है सांस्कृतिक गुलामी, पर सांस्कृतिक गुलामी भाषाई गुलामी से आरंभ होती है। भाषा ही वह पद्धति है जो हमको अपने अतीत से जोड़ती है, हमको अपनी परंपरा से जोड़ती है, हमारे भीतर स्वाभिमान का संचार करती है, हमको स्वत्वबोध कराती है। हर देश, कोई भी देश, किसी देश की भाषा, हर देश का की एक अपनी शब्द परंपरा और अर्थ परंपरा होती है जो साथ साथ चलती है। जैसे कुछ उदाहरण के लिए मैं बता दूं, और हर भाषा की, हर संस्कृति की अपनी विशेषता होती है। जैसे एक शब्द है, दर्शन वाले भी जानते हैं और सामान्य विद्यार्थी भी जानते होंगे, कुछ शब्द हैं जिसका अनुवाद दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। एक शब्द है रित, दुनिया की किसी भाषा में इसका अनुवाद नहीं है। रित मानी सात्विक व्यवस्था, संसार, ये अर्थ वो देता है। सत्य का अनुवाद ट्रुथ नहीं है, और धर्म का अनुवाद रीजन नहीं है।
धर्म है स्वभाव, धर्म है प्रकृति, धर्म है उस चीज का वैशिष्ट। जैसे अग्नि का धर्म है उसकी दाहिका शक्ति, जल का धर्म है गीला करना, हवा का धर्म है सुखाना। जो हम कहते हैं नैनम छिदम शास्त्रामी नैनम दहन पावका नए चैनम लेखन किया को न शोषे मारता। इसमें सबके विशिष्ट धर्म बनाए गए। रिलीजन का अर्थ वो नहीं, रिलीजन का अर्थ है विशेष मत में आस्था। जैसे इस्लाम में कुरान पर आस्था हो, अल्लाह पर आस्था हो और पैगंबर पर आस्था, ये तीन शर्तें बहुत जरूरी है। ईसाई धर्म में जरूरी है बाइबिल, जरूरी है गॉड और जरूरी है ईसा मसीह। ये तीन चीजें जरूरी है, इसलिए उनको सेमेटिक रिलीजन कहते हैं। वो रिलीजन है, वो पंथ है, वो मत है, उसके लिए आस्था जरूरी है। आप उस पर आस्था रखिए, फिर चाहे कुछ भी करिए, तो उस पर आस्था रखिए। भारतवर्ष में आस्था महत्वपूर्ण नहीं। आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आप यहाँ आचरण को महत्व दिया, प्रकृति को महत्व दिया गया, आचरण को महत्व दिया गया। तो धर्म का संबंध यहाँ आचरण से, इसलिए कहा गया भार्य धर्म। तो अनुवाद नहीं हो सकता, तो शब्द परंपरा अर्थ परंपरा साथ साथ चलती है। उस शब्द परंपरा अर्थ परंपरा को नष्ट करने का काम यह है कि उसकी भाषा को मिटा दिया जाए। इसलिए निर्मल वर्मा ने लिखा है कि भाषा को मिटाना स्मृति लोक का सर्वाधिक लाभ है। भाषा, निर्मल वर्मा ने लिखा है, बहुत विश्वास के साथ लिखा है कि यदि कोई देश पराधीन हो जाता है, पर यदि उस देश की भाषा जीवित रहती है, तो वह देश पूरी तौर पर स्वतंत्र हो सकता है। राजेंद्र बाबू ने इसका उदाहरण दिया, स्पेन का उदाहरण देते हुए उसको उद्धृत किया था अपने महत्वपूर्ण निबंध में। पर बाद में चल करके हिंदी के लिए बड़ा संघर्ष हुए, और पहला जो संघर्ष पूरे इतिहास में नहीं जाते हैं, विधिवत संघर्ष शुरू होता है भारतीय हिंदी से। उस समय हिंदी उर्दू का विवाद चल रहा था। सर सैयद अहमद खां का सब आप लोग नाम जानते होंगे, अंग्रेजों के बड़े प्रिय थे। उन्होंने भाषा के लिए एक हंटर कमीशन बनाया। उस कमीशन में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि उर्दू सभ्य लोगों की भाषा है और हिंदी गंवारू लोगों की भाषा है। ये उनका मत था। इसलिए उर्दू को ही अदालतों की भाषा बनाई जाए और शिक्षा की भाषा बनाई जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय बीमार थे, हंटर कमीशन के सामने जा नहीं पाए, और ये उलझा दिया मामला सैयद अहमद खान ने। और अंग्रेज उनकी बात ज़्यादा मानते थे कि यह एक राजनीतिक मामला है, भाषाई मामला नहीं है। उनका एक राजनीतिक मामला है, ये वाक्य उनका सैयद अहमद खान। भारतीय बाबू ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया था 1882 और उन्होंने कहा था कि सर सैयद अहमद खान जो कहते हैं कि यह भाषा गंवारू लोक भाषा बहुत गलत है और यह उनके गरिमा के अनुकूल तीव्र प्रतिवाद किया, बहुत लंबा प्रतिवेदन दिया था, जा नहीं पाए थे, पर पत्र उन्होंने सरकार को दिया। तो ये संघर्ष भारतेंदु से शुरू होता है। भारतेंदु जो नारा दिया आप सब जानते होंगे, 14 सितंबर को सुना होगा, यूं भी सुनते होंगे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इन निज भाषा ज्ञान के मिटता नहीं। हिंदी भाषा पर कविता में ही उन्होंने पूरा निबंध प्रयाग की हिंदी संवर्धनी सभा में पढ़ा था। उसमें बहुत सारी बातें बनाई थी कि अगर अपनी भाषा आप नहीं पढ़ेंगे तो हीन के हीन रह जाएंगे। उन लोगों का आह्वान किया था कि अपनी भाषा में पत्रिकाएं निकालिए। वो उस समय से 1873 से जब भारतेंदु बाबू ने नारा दिया हिंदी नए चाल में ढली, सन 1873 हरिश्चंद्र मैगजीन उसको लिखा, तो हिंदी का एक व्यवस्थित रूप उन्होंने सामने रखा, जिसको आगे चल के बहादुर शाह द्विवेदी ने और पुष्ट किया।
वो यात्रा आगे बढ़ी और वो यात्रा पूरी हुई और हिंदी को राजभाषा आंशिक रूप से ही राजभाषा का दर्जा मिला और आज हम इस स्थिति में हैं। हम हिंदी के लिए क्यों प्रयत्नशील हों, यह मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि कोई भी देश अपनी मौलिक प्रतिभा का विकास अपनी भाषा में ही कर सकता है। जो हमारे दिन व्यवहार की भाषा है, जो हमारे सपने की भाषा है, हम अंग्रेजी में नहीं सपना देखते, हम सपना हिंदी में देखते हैं। तो जो हमारी अपनी भाषा है, हम सपना जिस भाषा में देखते हैं, हम उसी भाषा में हमारी कल्पना शक्ति का अधिकतम विकास संभव है। अनुकरण अंग्रेजी आज भी अनुकरण की भाषा होती रहती है। तो हम अपनी शक्ति का विकास मौलिक ढंग से अपनी भाषा में ही कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा। वो अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी की थी जर्मनी से, और जर्मनी के एक जर्मन विद्वान के साथ उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। लोहिया अंग्रेजी जानते थे। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जर्मन था। उसने लोहिया से साफ साफ कहा, बेटे मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री और वो अंग्रेजी नहीं जानता। इसका मतलब अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा नहीं है और ज्ञान की एकमात्र भाषा नहीं है। तो लोहिया जी ने लिखा है कि एक हयादार को जो बात करनी चाहिए वह मैंने की। मैंने प्रयत्न पूर्वक जर्मन भाषा सीखी और जर्मनी भाषा में अपनी पीएचडी की प्रस्तुत। तो जर्मन विद्वान तो अपनी भाषा में ही, आप अंग्रेजी में तो नहीं व्यक्ति ने पढ़ा था, जर्मन भाषा में, और उस समय देश दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिभा का मौलिक प्रतिभा का विकास अपनी भाषा में ही हो, वो चाहे तमिल में हो, चाहे तेलुगु में हो, चाहे मराठी में हो। एक महाराष्ट्र के सज्जन थे, नाम मुझे भूल रहा है, वो अमेरिका गए, 10 साल अमेरिका में, वो सीए थे वहां, 10 साल के बाद लौट आए और उन्होंने अपना जो निष्कर्ष लिखा, अनुभव लिखा, उन्होंने लिखा था कि मराठी भाषा में, कुछ महाराष्ट्र थे तो मराठी भाषा, उनका महाराष्ट्र का विकास अंग्रेजी से संभव नहीं, वो मराठी से। और उन्होंने लिखा था कि मराठी भाषा अर्थोपार्जन की भाषा सफलतापूर्वक हो सकती है। मैं ये बताने किसे कह रहा हूँ कि हमको इसलिए हिंदी पर बल देना चाहिए कि हम अपनी प्रतिभा का विकास हम सोचेंगे, अंग्रेजी में हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में, थर्ड क्लास का ट्रांसलेशन करते हैं। एक और बात है कि हमने विदेशों को जो जिसको हम पश्चिम कहते हैं, पश्चिम के ज्ञान के लिए जो खिड़की हमारे पास है वो केवल अंग्रेजी है। अब देरिदा ने तो अंग्रेजी में लिखा नहीं, देरिदा ने तो फ्रेंच में लिखा है, अरस्तु ने तो अंग्रेजी में लिखा नहीं, उसने ग्रीक में लिखा। डॉक्टर नगेंद्र का नाम सुना होगा हमारे बहुत सारे एमए के विद्यार्थियों ने जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते होंगे। डॉक्टर नगेंद्र जब काव्यशास्त्र पर, अरस्तु के काव्यशास्त्र पर टीका लिख रहे थे तो वो लैटिन के इटली के दूतावास में गए। तो इटली के दूतावास का जो सांस्कृतिक सचिव था उसने डॉक्टर नगेंद्र से कहा कि आप अंग्रेजी का अनुवाद मत पढ़िएगा, काव्यशास्त्र पढ़ना। लैटिन ग्रीक के समकक्ष भाषा लैटिन ही है, ग्रीक और लैटिन में बड़ी समानता है। तो आप लैटिन में ग्रंथ पढ़िए, मूल लैटिन में, और तब उसको समझ करके हिंदी में उसका इंप्लीमेंट करिए। अरस्तु का काम के काव्यशास्त्र पर बहुत अच्छी पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र, 150 पेज की भूमिका है। सभी विद्यार्थियों और सभी अध्यापकों से मैं चाहूंगा जो हिंदी के अध्यापक हैं सबको उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। अनुकरण सिद्धांत, विवेचन सिद्धांत, त्रासदी क्या है, इसका बड़ा विस्तार से विश्लेषण है, बहुत स्पष्ट। तो उन्होंने बुचर का अनुवाद नहीं पढ़ा,
बाय वाटर का अनुवाद नहीं पढ़ा, उन्होंने लैटिन से सब ग्रहण किया। ये भाषा तो हम अंग्रेजी खिड़की से जो पश्चिम का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हम पहले फ्रेंच का अनुवाद अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फिर उसका लचर अनुवाद हिंदी में पढ़ते हैं। जिसको प्लेटो ने कहा कि अनुकरण का अनुकरण है, मिथ्या है, तो हम अनुकरण का अनुकरण करते हैं, बिल्कुल तीसरे दर्जे की बात हमारे पास। इसलिए हमको अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। एक बात मुझे बयान करना। दूसरी एक समस्या का जिक्र मैं अभी कर दे रहा हूं। हिंदी विश्व भाषा है, पर अपने घर में और खास तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति जो हमारे मन में गर्व का भाव होना चाहिए, वो नहीं। इस विद्यालयों में दूसरे विषय के जो अध्यापक जब हमसे मिलते थे तो कहते थे आप हिंदी के लोग। मैं कहता था कि आप फारसी के हैं, और फ्रेंच के हैं, अमेरिकी का, आप हिंदी के नहीं। हिंदी केवल हिंदी पढ़ाने वालों की भाषा नहीं है, आपकी भाषा भी हिंदी है। ये जो भाव है, इस भाव से हमको निकलना एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार क्या कर रही है, जैसे आजादी के संघर्ष में समाज में हिंदी को उर्दू के मुकाबले राजभाषा का दर्जा दिलवाया, समाज ने, सरकार ने नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता नहीं चाहते थे, वो हिंदुस्तानी चाहते थे, जिसके लिए शुरू जी ने कहा कि वो छनी हुई उर्दू है, जिसके लिए शिवकुंदन साहा ने कहा था कि जो हिंदुस्तानी है वह हिंदी के खाल में उर्दू का घुस भर कर बनाएंगे। साफ साफ इतने कड़े शब्दों में शिवकुंदन साहा ने कहा। उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था हिंदुस्तानी वाले उर्दू का। उन्होंने कहा कि जब भक्त की भगवान से लड़ाई होती है तो हर आदमी जानता है कि भक्त जीतता है, भगवान हारता है। तो गांधी जी हिंदुस्तानी के पक्ष में है, वो भारत के भगवान है, पर हम सब भक्त हिंदी के पक्ष में है, गांधी जी हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। ये बात उन्होंने कही थी, क्योंकि पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मालवीय सब हिंदी के पक्ष में थे। दूसरा कारण था कि जो उर्दू था उसका स्रोत विदेशी था, अरबी फारसी से शब्दावली उसने ग्रहण की, और हिंदी ने अधिकतर शब्दावली संस्कृत से, जो हमारी परंपरागत भाषा थी। आज संस्कृत की संवेदनाओं को, उसकी भाषिक प्रकृति को ग्रहण करने वाली, सर्वाधिक ग्रहण करने वाली भाषा हिंदी या भारतीय भाषाएं हैं। तो इसका पक्ष, इसका बड़ा इतिहास है। तो एक तो आपके दिमाग में यह बात, दूसरा एक पक्ष और है, हिंदी के सामने षड्यंत्र पूर्वक विवाद खड़ा कराया जा रहा है हिंदी बनाम बोलियों का। हमको उससे भी बचना होगा। मैथिली को षड्यंत्र पूर्वक 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, भोजपुरी की मांग हो रही है। हिंदी का वजूद, जिसको हिंदी का अस्तित्व बोलियों की वजह से, बोलियां हिंदी से बनी हैं और हिंदी बोलियों से बनी है। अगर हम अवधि को काट देंगे तो रामचरित मानस अलग हो जाएगा। जैसे विद्यापति को कहते हैं, हम विद्यापति को हिंदी कवि को पढ़ाते हैं, मैथिली वाले कहते हैं विद्यापति हमारे कवि आपके नहीं। अगर हम भोजपुरी छोड़ देंगे, कबीर को छोड़ना पड़ेगा, तमाम धनिक मिश्र को छोड़ना पड़ेगा, भिखारी ठाकुर को छोड़ना पड़ेगा, मोती बीए को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे कवि को छोड़ना पड़ेगा। हम ब्रज भाषा को छोड़ देंगे तो सूरदास का हमारे पास बचेगा। ये सब मिला करके, और हिंदी ने, जैसा कि रेणु त्रिपाठी ने आरंभ में कहा था कि हिंदी ने सबसे शब्दावली ग्रहण की है। उसने अरबी फारसी से भी शब्दावली ग्रहण की है, अंग्रेजी से भी की है, और प्रादेशिक भाषाओं से भी की है। सबसे करके उसने अपने को समृद्ध बनाया है। तो सबसे वहन करने वाली भाषा है, इसलिए लोगों ने हिंदी का पसंद। तो हिंदी पर गर्व करना सीखिए, और हिंदी के खिलाफ जो बोलियों को उभारा जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के नाते, उससे बचने की तभी, नहीं तो अंग्रेजी हमेशा हावी है। यह षड्यंत्र है अंग्रेजी को परमानेंटली बनाएगा। हमारे सामने एक चुनौती अंग्रेजी की है, जिसने बहुत सारे ग्रामीण, इस पर खूब लिखा है राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन की एक पुस्तक है हिंदी भाषा, बड़ी छोटी सी पुस्तक है, मिलिंद रूप की है।
शुक्ल जी ने बहुत लिखा है, शुक्ल सहाय ने लिखा है, निराला ने लिखा है, सबने लिखा है भाषा की बुद्धि को लेकर, भाषा की बुद्धि को लेकर। एक चुनौती जो बोलियों का हमारे सामने है, उससे भी हमको निपटना है, और अंग्रेजी की चुनौती हमारे सामने है। हमको मित्रों, मैंने कुछ समय ज़्यादा ही ले लिया आपका, और इन्हीं सब कुछ जो बातें मैंने कही, हिंदी की एक विकास यात्रा का संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत किया। हिंदी के सामने मुख्यतः चुनौतियाँ क्या हैं उसका जिक्र किया, हिंदी की समृद्धि क्या है उसके बारे में बात की, हिंदी का वैशिष्ट्य क्या है इसके बारे में बात की, हिंदी क्यों हमको हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी नहीं, 14 सितंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। राहुल जी ने भी कहा था, और नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया, बहुत अच्छी बात है। यह प्रावधान किया गया है कि हमको हिंदी के अलावे हिंदी भाषा को दक्षिण भारत की एक भाषा और पूर्वी भारत की एक भाषा जरूर सीखनी चाहिए। हम लोग तो अब उस क्षेत्र से गुजर आगे निकल चुके हैं, पर मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि जरूर एक भाषा सीखें, और एक विदेशी भाषा सीखें जो अंग्रेजी के अलावा है। आप जापानी सीखें और फ्रेंच सीखें, लोग सीख भी रहे हैं, चेक भाषा सीखें और भाषा सीखें। तो इससे आप अपने व्यक्तित्व का, भाषा विज्ञानियों का और मनोविज्ञान नेताओं का मानना है कि हम 4 भाषाएं तो बड़े आराम से सीख सकते हैं। और तो बहुत सारी भाषाएं, राहुल जी तो 36 भाषाएं जानते हैं, नरसिम्हा राव 7-8 भाषाएं जानते हैं। आज भी दक्षिण भारत में बहुत से लोग हैं जो हिंदी भी जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं, तमिल भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, मलयालम भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं और भाषाएं भी जानते हैं ऐसे लोग। हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी ठीक से हिंदी भी नहीं, हिंदी के प्रति घोर लापरवाह, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था के प्रति उदासीन है, उसकी शब्द रचना से भी हम उदासीन हैं। हमको टिप्पणी और गुण में किसमें अ होगा किसमें अ होगा इसका फर्क नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम जानते हैं कि अरे हिंदी को सीखने की चीज है, नहीं, भाषा सीखने से आती है, संस्कारित होने से ही भाषा आती है। मेरा बहुत पहले लिखा था कि लोग साल में 13 बार आर्थ चित्कार करते हैं, महीना 12 होता है ना, तो मेरा व्यंग करते हैं कि महीने में लोग 13 बार आर्थ चित्कार करते हैं कि हमें हमारी भाषा सहज होती है। कोई यह नहीं कहता कि हमारी शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए, क्रमशः हम उच्चतर सोपान पर पहुंचे। तो हमारे विकास का रहस्य यही है मित्रों कि हम क्रमशः उच्चतर सोपान पर पहुंचे। आप सब उच्चतर सोपान पर पहुंचे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः इस विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।